अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम लोग जो है वो एक तो वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करेंगे और दूसरा जो है वो एफिशिएंसी फाइंड करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली क्या है? आपकी कोई भी इक्विपमेंट या आपकी कोई भी डिवाइस है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई इनपुट पावर होगी, ठीक है, और वो पावर को वो बेसिकली ये करेगा, आउटपुट पे डिलीवर करेगा। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर की रेशियो होती है। मतलब तो किसी भी डिवाइस की जो इनपुट पावर है और वो कितनी पावर बेसिकली जो है वो आउटपुट पे जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, उनकी रेशो बेसिकली हमारे पास एफिशिएंसी होती है। अगर तो आपकी डिवाइस ऐसी है कि जितनी पावर बेसिकली उसकी इनपुट पावर है उतनी ही पावर जो है वो आउटपुट पे लोड को जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो डिवाइस है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% होगी, क्योंकि आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर करेंगे तो बेसिकली क्या आएगी, आपके पास 1 आएगी। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो क्या आ जाएगी, 100% आपकी जो डिवाइस है वो एफिशिएंट होगी। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वैसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आइडियली तो ये हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जैसे प्रीवियस ट्रांसफार्मर के टेस्ट भी किए हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग क्यों करते थे, कोर के लॉसेस को फाइंड करने के लिए। इस तरह शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग क्यों करते थे, वाइंडिंग के लॉसेस को फाइंड करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा था, लॉसेस आ रहे थे। ठीक है, अगर हम कंसिडर कर लें ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस नहीं है, इसका क्या मतलब है कि सारी की सारी पावर जो है वो आउटपुट पे बेसिकली लोड को डिलीवर हो रही है, तो फिर 100% एफिशिएंसी होनी थी। लेकिन अब क्योंकि ट्रांसफार्मर में आपको पता है लॉसेस, उन लॉसेस की वजह से क्या होगा, आउटपुट की पावर जो है वो लेस होगी इनपुट की पावर से। ठीक है, उस वजह से आपकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, तो स्टैटिक डिवाइसेस जो होती हैं उनमें लॉसेस एज़ कम्पेयर टू रोटेटिंग डिवाइस जो है वो कम होते हैं। रोटेटिंग डिवाइस में आपके पास मोटर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो मतलब आप लोग देखो, अगर हम मोटर्स पे भी काम करेंगे उसमें लॉसेस जो है ज़्यादा आएंगे। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी भी एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर कम होगी। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा कि क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है तो स्टैटिक डिवाइसेस में लॉसेस कम आ रहे होते हैं, तो आप देखोगे जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो नियर टू 100% होगी। ठीक है, 100% तो नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि तकरीबन आपकी जो है वो 100% के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आ रही है। अच्छा, इन अदर हैंड अगर हम लोग जो है वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली क्या है कि नो लोड से लेकर फुल लोड के बिटवीन बेसिकली जो वोल्टेज में रेगुलेशन बेसिकली आ रही है वो आपके पास क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन है। मतलब नो लोड का क्या मतलब है कि जैसे ट्रांसफार्मर में आपने ओपन सर्किट टेस्ट किया था। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट करके आप लोग क्या करते हो, सेकेंडरी साइड को जो है वो ओपन छोड़ देते हो। तो जब सेकेंडरी साइड को ओपन छोड़ दिया तब जो आप मेजरमेंट बेसिकली करते हो जो सेकेंडरी साइड पे, तब वोल्टेज क्या आ रहे हैं। ठीक है, अगर जो आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे, तब जो उस पे पास उस पे वोल्टेज बेसिकली आ रहे होंगे वो बेसिकली आपके पास क्या होंगे, नो लोड वोल्टेज होंगे। और इस तरह अगर आप कोई ना कोई लोड कनेक्ट करते हो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे, ठीक है, लोड कनेक्ट करके फिर अगर आप वोल्टेज को मेजर करते हो तब जो वोल्टेज बेसिकली आ रहे होंगे वो बेसिकली क्या फुल लोड होंगे। अब लोड बेसिकली आपके पास क्या वेरी हो सकता है। ठीक है, आपका इंडक्टिव लोड भी हो सकता है। अब लोड बेसिकली 3 तरह के होते हैं, या रेजिस्टिव लोड होगा, या कैपेसिटिव लोड होगा, या इंडक्टिव लोड होगा। ठीक है, उसकी डिटेल हम लोग जो है वो आगे आगे देखते हैं कि डिफरेंट आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करोगे जिसमें आप रेजिस्टिव लोड भी यूज़ करोगे, कैपेसिटिव भी करोगे, इंडक्टिव भी यूज़ करोगे। अच्छा, अब जब हम लोड कनेक्ट करते हैं ना तो होता क्या है कि वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, अगर आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जैसे आपके घरों में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, घर के बाहर जो आपके ट्रांसफार्मर हैं। ठीक है, सपोज़ करो कि जो क्योंकि आपको पता स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सपोज करें कि वो 230 वोल्ट आपको क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, और वो 230 वोल्ट फॉर एग्जांपल आपके घरों में बेसिकली आ रहे हैं। ठीक है, आगे आपने लोड कनेक्ट किया है। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा लोड कनेक्ट कर लेते हो, मीन्स कि आपके लाइट्स भी चल रही हैं, आपके एसी चल रहा है, फ्रिज चल रही है, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो लोड कनेक्ट किया हुआ है, तो आपके जो है वो वोल्टेज क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसको आप आम वर्डिंग में लोग कह रहे होते हैं जी, लोड बढ़ गया है। तो सॉरी, लोड कम हो गया है, मतलब हम वर्डिंग में लोग कहते हैं जिनको कुछ नहीं पता था वो कहते हैं कि लोड कम हो, बेसिकली लोड कम नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं।
ठीक है। तो याद रखें जब भी किसी भी डिवाइस में हम लोग जो है वो लोड कनेक्ट करते हैं ना, तो उसके वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, डाउन हो जाते हैं। ठीक है। तो आपने डिफरेंट लोड्स को कनेक्ट करके देखना है कि आपकी वोल्टेज की रेगुलेशन क्या आ रही है। फुल लोड क्या होगा कि जब आपने मैक्सिमम लोड कनेक्ट किया है, ठीक है, जितना जिस पे वो बेसिकली अपना रेटेड करंट, जैसे आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया था कि या हम लोग क्या करते, फुल लोड कनेक्ट कर दो या आप क्या करो कि शॉर्ट कर दो सेकेंडरी को, तो उस पर जो बेसिकली आपके पास हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। ठीक है। तो इस तरह मतलब आपने फुल लोड कनेक्ट करना, मतलब नो लोड से लेकर जो मैक्सिमम लोड हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप मैक्सिमम लोड आपने घर में यूटिलाइज़ कर लिया है, जितनी मतलब उसकी रेटिंग थी, मतलब ट्रांसफार्मर में डाउन करके जो आपको लोड प्रोवाइड करना था आपने उतना ही कंज्यूम कर लिया है। तो वो बेसिकली क्या फुल लोड होगा बेसिकली। तो वो फुल लोड तक जो बेसिकली वोल्टेज में रेगुलेशन है, वो बेसिकली क्या है कि आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है। तो हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम से कम हो। मतलब आपकी डिवाइस या ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, वो ट्रांसफार्मर आपका अच्छी क्वालिटी का होगा जिसमें आपकी वोल्टेज रेगुलेशन कम है। मतलब ये नो लोड से लेकर फुल लोड तक जो वोल्टेज में रेगुलेशन आ रही है वो कम से कम है। तो अगर किसी भी डिवाइस की 3% से 5% तक आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो डिवाइस आपकी अच्छी डिवाइस है। अगर तो वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कीपैड में कोई मसला है। ठीक है। या उसकी जो आपने वाइंडिंग है या उसकी कोर का मटेरियल जो आपने यूज़ किया है, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, तो वो अच्छी मटेरियल का नहीं है। ठीक है। वो कोई अच्छी कंपनी ने नहीं बनाया हुआ, या कोई लोकल आपने खुद से ट्रांसफार्मर जो है वो उसको वाइंड कंस्ट्रक्शन की है। तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, आपका जो वोल्टेज के ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। नीचे उससे वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगी, वो ज़्यादा आएगी। मतलब अगर 3 to 5%, मतलब 7% तक भी होता है, 7 to 8% भी ओके है, मतलब आपकी डिवाइस ओके है। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, आपका इक्विपमेंट में कोई ना कोई इशू है। ठीक है। मैनुअल्स को ज़रा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली आप लोगों ने ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट मॉडल है, ठीक है, वो हमने प्रीवियसली देख चुके हैं। ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये कोर बेसिकली जो आपने आर सी, इसको हमने नाम दिया था, इसको हमने क्या एक्स एम का नाम दिया था। इनके वैल्यूज़ बेसिकली हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है। इस तरह आई सी करंट और आई एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस तरह हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो है वो इन अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। मतलब ये बेसिकली आपके पास क्या था, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट मॉडल है। ठीक है। ये सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट मॉडल है, और ये बेसिकली क्या कोर का इक्विवेलेंट मॉडल है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर में आपको पता है तीन चीज़ें होती हैं, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका इक्विवेलेंट मॉडल है। ठीक है। वो आप प्रीवियस लो जो है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर चुके हो, और आगे सिंपल लोड कनेक्टेड है। ठीक है। इसको अगर हम फर्दर और देखें, अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन का ये फार्मूला होता है आपके पास। वी नो लोड, मतलब जब आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे, और आप अगर वोल्टेज वहाँ पे मेजर करते हो, ठीक है, वो वोल्टेज माइनस जब आपने लोड कनेक्ट किया ट्रांसफार्मर पे, जब वो जब हम लोड कनेक्ट करते हैं फिर क्या होता है कि वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। तो आपका फुल लोड जो है वो डाउन होगा एज़ कम्पेयर टू नो लोड। फिर डिवाइडेड बाय आपने क्या करना, वी नो लोड। याद रखें जो आपके पास रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड होते हैं ना, उसमें भी फुल लोड, मतलब अगर हम लोग वोल्टेज बेसिकली कोई लोड कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफार्मर के, तो आपके वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो कैपेसिटिव लोड है उसके केस में जो है वो अप हो जाते हैं। अगर ये अप हो जाएंगे तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगी, ये चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कम होगी, तो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन रजिस्टर और इंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर फुल लोड कम है और नो लोड ज़्यादा है, तो उसके केस में आपको वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा अगर हम लोड्स की बात कर लें, तो आपके पास तीन तरह के लोड होते हैं। ठीक है। इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड। ठीक है। तो अगर फर्स्ट हम लोग रेजिस्टिव लोड की बात करें, ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टिव लोड होता है ना, उसमें जो आपके पास पावर फैक्टर होता है ना, वो 1 होता है। ठीक है। अब पावर फैक्टर बेसिकली क्या है, आपकी एक्टिव पावर और पेरेंट पावर की क्या रेशियो है। मीन्स के अब कोई भी डिवाइस है जो उसकी इनपुट, जैसे अब ट्रांसफार्मर आपके पास है, ठीक है, ट्रांसफार्मर कभी नहीं आपने देखा होगा कि वो वाट में लिखा होगा ट्रांसफार्मर इतने वाट के। हम हमेशा
केवीएज में बात करता है, इतने केवीए का ट्रांसफार्मर है, ये इतने वीए का ट्रांसफार्मर है। मतलब वो बेसिकली क्या, उसके पेरेंट पावर है, मतलब कि कितनी पावर वो ट्रांसफार्मर डिलीवर कर सकता है। ठीक है, वो उसकी पेरेंट पावर है। मतलब एक्टिव पावर क्या होगी, जो पावर बेसिकली ट्रांसफार्मर आगे यूज़ कर रहे हैं, मतलब लोड साइड पे जो पावर कितनी उसने डिलीवर की है, तो उनकी रेशो बेसिकली क्या होगी, पावर फैक्टर होगी। मतलब अगर तो जितनी पावर ट्रांसफार्मर की है उतनी ही वो बेसिकली यूटिलाइज़ कर रहा है, मतलब तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास पावर फैक्टर 1 है। तो याद रखिए, पावर फैक्टर 1 बेसिकली आपका क्या होता है, रेजिस्टिव लोड के केस में होता है। मतलब रेजिस्टिव लोड के केस में आपके पास लॉसेस भी कम आ रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव लोड। ठीक है, तो और आपने ये भी पढ़ा होगा काफ़ी डिटेल के साथ कि आपका जो रेजिस्टिव लोड के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट जो है वो आपके वो इन फेज होते हैं। ठीक है, और इन फेज होने से क्या होता है, मतलब आपका जो पावर फैक्टर होगा वो बेसिकली 1 होगा। ठीक है, तो अब ले जैसा कि मैंने बताया कि जो भी फुल लोड है वो लेस होंगे नो लोड से, रेजिस्टिव लोड के केस में। ठीक है, क्योंकि आपके वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं सेकेंडरी साइड पे। ठीक है, जब वो साइड में वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, उससे आपके पास क्या होगा कि वी जो फुल लोड है उसकी वैल्यू बेसिकली क्या होगी, वो कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू कम होने से क्या होगा कि आपके पास जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो फिर क्या आएगी, रेजिस्टिव लोड के केस में पॉजिटिव आएगी। अगर हम लोग इंडक्टर की बात करें, तो इंडक्टर में याद रखें कि आपके पास जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है। लैगिंग पावर फैक्टर का क्या मतलब, क्योंकि क्योंकि वाइंडिंग में आपके पास लॉसेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। क्योंकि जो आपका जो इंडक्टर होता है ना, वो बेसिकली करंट के काज को अपोज कर रहा होता है। ठीक है, मतलब उस अपोज की वजह से क्या होता है कि एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, एनर्जी लॉस होने की वजह से उसमें क्या होता है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली क्या हो रहा होता है कि लॉसेज आ रहे होते हैं। और याद रखिए, आपके मोस्टली जो लोड्स हैं ना वो इंडक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में आपके पास क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, पावर फैक्टर आपका लैग करेगा। ठीक है, मतलब कि काफ़ी डाउन होगा, मतलब कि 0.5 0.4 के करीब। तो उसके लिए फिर हम लोग कैपेसिटी बैंक यूज़ करते हैं उसको जो है वो अप करने के लिए। ठीक है, अच्छा, एंड इंडक्टिव लोड ऑन द ट्रांसफार्मर हैविंग द करंट लैग द वोल्टेज बाय 90। आपको पता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। ठीक है, सर्किट एनालिसिस में भी आप लोग जो है वो देख चुके हैं कि जो आपका इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट जो है वो लैग कर रहा होता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, क्योंकि आपके पास लोड कनेक्ट करने से जो है वो वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब अगर अच्छी क्वालिटी का आपके पास इक्विपमेंट है तो कम ड्रॉप होंगे। ठीक है, उसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि वी नो लोड की वैल्यू ज़्यादा होगी, वी फुल लोड की कम होगी। उससे आपके पास इस केस में भी क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आएगी। अच्छा, और अगर हम लोग जो है वो कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर बेसिकली का लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो याद रखें कि अगर पावर फैक्टर आपका डाउन होगा किस वजह से हम कैपेसिटी बैंक यूज़ करते हैं, तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, आपको पावर फैक्टर को जो है वो इम्प्रूव करके दे देगा। ठीक है, तो अब कैपेसिटर में बेसिकली क्या होता है कि करंट लीड कर रहा होता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में फिर क्या होता है कि आपके पास जब करंट लीड करता है तो आपके पास जो फुल लोड है, ठीक है, वो वोल्टेज आपका बढ़ जाता है नो लोड से। बट ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा कि आपके पास जो बेसिकली जब आप मेजर करोगे, मतलब आपने लोड कोई आपका कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, कैपेसिटिव लोड की प्रॉपर्टी होती है कि वो वोल्टेज आपके डाउन नहीं होते। ठीक है, तो मतलब आपके जो फुल लोड वोल्टेज हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नो लोड वोल्टेज। उससे क्या होगा कि आपका जो ये क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो बेसिकली वो आपके पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर फुल लोड बढ़ गए हैं, नो लोड कम है, तो आपके पास जो रेगुलेशन है वो बेसिकली क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग जो है वो रेफरेंस किसी को भी ले सकते हो। अगर आपने फुल लोड का रेफरेंस लिया है तो फुल लोड माइनस नो लोड करोगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा फुल लोड के साथ। तो दोनों बेसिकली फार्मूले दोनों से आपको एग्जैक्ट जो है वैल्यू आएगी। जैसे फुल लोड माइनस नो लोड डिवाइड फुल लोड कर लें, या आप कर लो नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई नो लोड। मतलब जो रेफरेंस आपने लेना उससे आपने फिर डिवाइड करना है।
अच्छा, अब आप लोगों ने करना है कि ये इक्विवेलेंट जो सर्किट है ट्रांसफार्मर का, इसको बेसिकली क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, ट्रेनर पे आप लोग क्या करोगे, सिंपल जो ट्रांसफार्मर आपको दिया हुआ वही आप लोग यूज़ करोगे, लेकिन सिमुलेशन में आप क्या करोगे, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट मॉडल बेसिकली जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसकी सिमुलेशन करोगे। फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर अगर हम सिंपल जो है वो यूज़ कर लें, या हम लोग उसका इक्विवेलेंट मॉडल भी अगर यूज़ करें, तो दोनों से आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आती हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ बेसिकली आप जो है वो प्रीवियस लैब में जो है वो कैलकुलेट कर चुके हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, इस तरह अगर वोल्टेज रेगुलेशन हम परसेंटेज में बात करें, तो सिंपल वी नो लोड माइनस वी फुल लोड वी नो लोड मल्टीप्लाई बाय 100% कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, इतनी परसेंट आपके पास जो है वो नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज की जो है वो रेगुलेशन है, वो आपको परसेंटेज में दे देगा। तो आप लोगों ने परसेंटेज में बेसिकली फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों को टेबल गिवन है वोल्टेज प्राइमरी साइड के, करंट प्राइमरी साइड का, करंट सेकेंडरी साइड का। ठीक है, फिर सेकेंडरी साइड पे नो लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी एंड लोड। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, वैसे ही आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपने क्या करना है कि प्राइमरी साइड के वोल्टेज और प्राइमरी साइड के करंट आपने फाइंड जो है वो मेजर करना है। जैसे प्रीवियसली आप लोगों ने टेस्ट किए हुए, तो आपको आइडिया आपने कैसे करना है। ठीक है, प्राइमरी साइड पे आप लोग जो है वो मीटर लगाओगे और वोल्ट मीटर लगाओगे वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, इस तरह सेकेंडरी साइड पे जब आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, तब आप लोग क्या करोगे कि करंट और वोल्टेज की वैल्यू जो है उसको मेजर करोगे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो बेसिकली वोल्टेज आ रहे हैं सेकेंडरी साइड पे, ठीक है, जब आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, वो आपके पास से होंगे वी नो लोड वोल्टेज होंगे। ठीक है, और अगर आपने कोई ना कोई लोड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के साथ, ठीक है, कोई रेजिस्टिव लोड किया है, कोई इंडक्टिव लोड किया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है फिर, और जब लोड कनेक्ट किया है तो फिर वो आपके पास क्या होगा, फुल लोड वोल्टेज की वैल्यू होगी। तो आपने क्या करना है कि तीन बेसिकली रेजिस्टिव लोड आप यूज़ करोगे आपके लैब में। बेसिकली मैं आपको गाइड कर दूंगा जब आप लैब करोगे। ठीक है, सिमुलेशन में आपको मैं भी बता देता हूँ। तो आपने तीन वैल्यूज़ लेनी है रेजिस्टिव लोड की, मतलब आपने तीन बार रेजिस्टिव लोड को वेरी करना है। तो रेजिस्टिव लोड को वेरी करने से आपके पास वोल्टेज तो सेकेंडरी मतलब फुल लोड में क्या इफेक्ट है। नो लोड तो एक बार ही आपके पास आ जाएगा ना, सिंपल जो भी आपके पास वैल्यू है। तो फुल लोड आपके पास क्या आएगा, आपने तीन बार क्या करना है, रेजिस्टिव लोड को वेरी करना है। तो आपके पास क्या है, तीन उसकी वैल्यू आ जाएंगे रेजिस्टिव लोड के केस में। ठीक है, इस तरह तीन बार आपने इंडक्टिव लोड को वेरी करना है। ठीक है, उसकी आपके पास तीन वैल्यू, इस तरह तीन बार आपने कैपेसिटिव लोड को वेरी करना है। ठीक है, तो हर केस में आपके पास क्या एफिशिएंसी हो जाएगी, वो भी आपकी ट्रांसफार्मर की जो है वो कम ज़्यादा होती जाएगी। मतलब वो डिपेंड करता है आपके लोड पे। जैसे मैंने बताया कि जब आपका इंडक्टिव लोड है तो आपके पास लॉसेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उससे आपका फिर एफिशिएंसी भी ट्रांसफार्मर की क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी का भी अगर हम लोग फार्मूला देख लें, तो ये सिंपल फार्मूला होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, मतलब सेकेंडरी साइड के वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी साइड के करंट, जो बेसिकली आपके पास क्या पावर होती है, पी एस। ठीक है, डिवाइड बाय प्राइमरी साइड के वोल्टेज मल्टीप्लाई प्राइमरी साइड का करंट, और मल्टीप्लाई बाय 100% कर दोगे तो एफिशिएंसी 100% में आ जाएगी। इतने परसेंट ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी, मतलब कि आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100% आपको एफिशिएंसी आ जाएगी। तो साथ साथ आप लोगों ने एफिशिएंसी भी लिखती जाना है। तो ये सिंपल सर्किट है जिसको आप लोगों ने ड्रा करना है। ठीक है, तो आप पीछे से वैरिक से क्या करोगे, इनपुट दोगे। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया था और रेशो टेस्ट किया था, उसमें आप लोगों ने किया था। इस तरह आप लोग जो है वो प्राइमरी साइड के वोल्टेज के लिए एमीटर लगा, सॉरी वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर लगा दोगे। ठीक है, और करंट को मेजर करने के लिए क्या कर दोगे, एमीटर लगा दोगे। यहाँ से आई पी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी पी आ जाएगा। इस तरह सेकेंडरी साइड पे आप लोग वोल्ट मीटर लगा दोगे। यहाँ से आपके पास अगर कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, तो जो ये वोल्टेज आपके पास क्या होगा, वी नो लोड वोल्टेज होंगे। इस तरह आपके पास जो करंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, जो नो लोड पे करंट है वो बेसिकली होगा। जब आपने कोई लोड, जो ये बेसिकली आपके पास क्या आई एस है, ये बेसिकली क्या होगा आपके पास, वी एस है। तो आई पी क्या आपके पास फार्मूला है, वी एस ओवर वी एस मल्टीप्लाई बाई आई ए डिवाइड बाई वी पी मल्टीप्लाई बाई आई पी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपके पास ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आ जाएगी, बाकी पैरामीटर्स भी आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे लोड्स को वेरी करना है। तो ये बताया हुआ रजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखें कि आपका जो प्रैक्टिकली लोड होता है ना कोई लोड प्योर इंडक्टिव होता है, ना ही प्योर कैपेसिटिव होता है, बल्कि इनका कम्बिनेशन मतलब होता है आपके पास, मतलब मिक्स लोड होगा आपके पास। याद रखें कि आपके पास प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव
या प्योर रेजिस्टिव नहीं होता, उसमें कोई ना कोई, अगर आपके पास इंडक्टिव लोड है तो उस इंडक्टिव लोड में कोई ना कोई रेजिस्टिव एलिमेंट भी होगा। तो हम लोग फिर प्रैक्टिकल सिनेरियो को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम जब सिमुलेशन करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्योर हम लोग जो है वो इंडक्टिव लोड नहीं लेंगे, उसके साथ हम रजिस्टर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मिक्स लोड बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं आपके पास। इस तरह अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करें, ठीक है, कैपेसिटिव लोड भी प्योर कैपेसिटिव नहीं होगा, उसके साथ हमें रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा, मतलब मिक्स लोड होता है प्रैक्टिकल। तो फिर बेसिकली आप हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के साथ रजिस्टर भी जो है वो यूज़ करेंगे सीरीज़ में एज अ मिक्स लोड। ठीक है। तो आपके टोटल क्या आएंगी, 10 वैल्यूज़ आएंगी। एक आपके पास आ जाएगी नो लोड के केस में वैल्यू, जब कोई लोड आपने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो 3 वैल्यूज़ रजिस्टिव लोड आप जब चेंज करोगे उसके आ जाएंगे, 3 आपके पास इंडक्टिव लोड और 3 कैपेसिटिव लोड। तो टोटल 10 वैल्यूज़ आएंगी। तो टेबल आपने क्या करना है, उसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अपनी कॉपीज़, जैसा कि आपको पता है आप रिपोर्ट बनाते हो अपनी कॉपीज़ पे, तो आपने कॉपीज़ पे जो है वो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 10 आएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि परसेंटेज रेगुलेशन एंड लोड करंट फॉर रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड के केस में जो आपके पास करंट आ रहा है सेकेंडरी साइड पे, और जो बेसिकली आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आ रही, दोनों इन पे आपने क्या करना है कि ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग प्लॉट करने के लिए सिंपल मैटलैब भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है मैटलैब में जस्ट आप क्या करो, एक्स की वैल्यू दो, वाई की वैल्यू दो, और सिंपल प्लॉट की कमांड यूज़ कर लो। वो आपने जो है वो बड़ी डिटेल के साथ सिग्नल सिस्टम में भी जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे करंट के, 3 पॉइंट्स क्या आ जाएंगे रेगुलेशन के। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि दोनों के रिस्पेक्ट से जो ग्राफ प्लॉट कर लेना है, उस प्लॉट को सिंपल आप क्या करो, प्रिंट उसका जो है वो आपने अटैच कर देना है। ठीक है, दूसरा वे क्या है कि आप मैनुअली जो है वो ड्रा कर लो। तो इट्स अप टू यू, मैनुअली भी ड्रा कर सकते हो, और आप सिंपल क्या करते हो, मैटलैब को भी यूज़ कर सकते हो प्लॉट के लिए। इस तरह इंडक्टिव केस में आपके पास आएंगे, इस तरह कैपेसिटिव केस में। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि टेबल, ये 3 बेसिकली आपका ग्राफ आएंगे, इनको भी आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये तो था सिंपल, आपने हार्डवेयर पे सर्किट को इम्प्लीमेंट करके जो है वो काम कर लेना है। ठीक है, तो अभी साथ में जो है मैं आप सिमुलेशन पे भी आपको बता देता हूँ, सिमुलेट आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपने सिमुलेशन भी जो है वो इसकी करनी है सिमुलिंक पे। ठीक है, तो उसके लिए अब हार्डवेयर में तो आपने सिंपल ट्रांसफार्मर को यूज़ कर लेना है, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर में क्या करना है कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट मॉडल यूज़ करना है। तो अगर हम इन मॉडल्स की बात करें कि आपको ये गिवन है, मतलब मैं थोड़ा सा अगर आपको लेके चलूँ, तो थोड़ा सा अगर मैं आपको लेके चलूँ, अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन आपने इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, सिलेक्शन से आप लोगों ने फाइंड कर लिया, जैसे मैंने बताया। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट मॉडल है आपका ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो मतलब ये आपको जैसे मैंने बताया, ये प्राइमरी साइड की वाइंडिंग पे शो कर रहा है, उसका इक्विवेलेंट मॉडल है, ये सेकेंडरी का और ये कोर का। ठीक है, एक तो ये है कि अब ये सारे अननोन्स की वैल्यूज़ आपने की हुई हैं, फाइंड की हुई हैं प्रीवियस लैब्स में, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। तो उन्हीं को आपने जो है वो यूज़ करना है। यहाँ तो आप सिंपल इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर लो सिमुलिंक पे। ठीक है, मतलब आपने पीछे से क्या करना है, इनपुट अप्लाई करनी है ट्रांसफार्मर को। ठीक है, और कंसीडर कर लो कि आपने जो भी आपने स्टेप डाउन जैसे ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, ठीक है, उसी को आपने यूज़ करते हुए आपने जो इसके ये अननाउंस की वैल्यूज़ फाइंड की है, प्राइमरी वाइंडिंग के, सेकेंडरी के और कोर के। तो ये आपका एक किस्म का ये ट्रांसफार्मर ही है। ठीक है, जिसकी ये बेसिकली प्राइमरी साइड होगी और आपने यहाँ पे सप्लाई दी, और ये बेसिकली सेकेंडरी साइड होगी जहाँ पे आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है। और सिंपल आपने रजिस्टिव कैपेसिटिव का जो ये कम्बिनेशन है, इसको आप लोगों ने यूज़ कर लेना है किस पे, अपने सिमुलिंक पे। ठीक है, और पीछे से आपने सोर्स इनपुट अप्लाई करनी है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने पहले नो लोड वोल्टेज देख लेना है, कोई लोड आपने कनेक्ट नहीं किया तब भी यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा के देख लें। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, पीछे से लोड जब अगर आपने यहाँ से लोड कनेक्ट किया है, ठीक है, उस लोड पे आप देख लें, रजिस्टिव लोड करोगे, कैपेसिटिव लोड करोगे, इंडक्टिव लोड करोगे, उस पर देख लोगे आपके पास, मतलब जो भी चीज़ आपने जो हो प्रैक्टिकली काम किया वो सारा आपने जो है सिमुलेशन में करना है। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप सिंपल इसको इम्प्लीमेंट कर लो,
और ये अननोन जिसको हमने R01 और X01 किया, इसमें R1 X1 हमने सिंपल कह दिया, इसमें को R02 और X02 का है, इसको हमने क्या कर दिया और R2 और X2 का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। तो आपके चैपमैन की जो बुक है उसमें गिवन है। ठीक है, हमने इसका इक्विवेलेंट मॉडल भी कर सकते हैं कि अगर हमने इसको 4 सिंपलीफाई करना है तो आप इसके जगह इस सर्किट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि प्राइमरी साइड पे हमने ये यूज़ नहीं करना, हम सिंपल क्या करें, इसका इक्विवेलेंट मॉडल जो है वो सेकेंडरी साइड पे हम सिंपल थोड़ी बहुत रजिस्टर क्लस्टर में चेंजिंग करें, ये इनमें चेंजिंग करें, तो आपके पास क्या हो कि सिंपलीफाइड वर्जन हम लोग अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपलीफाई वर्जन क्या होगा, ये आपकी चैपमैन की बुक में भी गिवन है। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो सिंपल, आप लोग जो इसको भी कर सकते हो। तो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हम मोर सिंपलीफाई जो वर्जन है उसको यूज़ करें। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा आपके पास अब, इसका इक्विवेलेंट बेसिकली ये आपके पास सर्किट है। तो उसके लिए आपके पास क्या है कि अगर हम चाह रहे हैं कि प्राइमरी साइड पे रजिस्टर और कैपेसिटर ना करें, हम उसी का इक्विवेलेंट मॉडल सेकेंडरी साइड पे देख लें, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि जो करंट बेसिकली फ़्लो यहाँ पे कर रहा होगा वो ए आई पी होगा, मतलब प्राइमरी साइड पे जो करंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें ए। अब ए बेसिकली क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो जो आपने प्रीवियसली जिसको के का हम नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ए बेसिकली आपके पास है ट्रांसफार्मर रेशियो, जो आपके पास जैसे आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया था 127 से आपको 50 में वो क्या कर रहा था, स्टेप डाउन कर रहा था। तो 127 और 50 आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी रेशियो आ जाएगी, जो आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आ रही थी, तो वो आपके पास ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपने सिंपल करना, जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएंगे इक्विवेलेंट, यहाँ पे करंट आ जाएगा जो भी फ्लो कर रहा है, और वोल्टेज जो है प्राइमरी के उसको डिवाइड कर दो ए के साथ। ठीक है, तो वोल्टेज आ जाएंगे यहाँ पे आपके जो भी प्राइमरी साइड पे होंगे। इस तरह आपने करना है, जो आर सी इक्विवेलेंट है ट्रांसफार्मर का उसको डिवाइड कर देना ए स्क्वायर के साथ, और एक्स एम को डिवाइड कर देना ए स्क्वायर के साथ। इस तरह आर इक्विवेलेंट एज और सेकेंडरी और एक्स इक्विवेलेंट और सेकेंडरी, और आर इक्विवेलेंट सेकेंडरी इज इक्वल टू किसके है, अगर प्राइमरी साइड पे जो R1 है उसको हम डिवाइड कर दें ए स्क्वायर के साथ और उसमें प्लस कर दें ये वाला R2, तो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो मतलब हमें ये R1 और R2 दो यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, उसकी जगह जस्ट हम एक सेकेंडरी साइड पे एक रेजिस्टेंस यूज़ कर लें जिसको हमने आर इक्विवेलेंट का नाम दिया है। ठीक है, तो इस तरह एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके है, x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस x2, मतलब कि हम x1 x2 दो यूज़ ना करें, x1 को आपके इसके आपके पास वैल्यू होगी जो आप जो है वो फाइंड कर चुके हैं प्रीवियसली, उसको डिवाइड कर दो आप किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, और प्लस कर दो x2 के साथ, जो बेसिकली क्या होगा एक्स इक्विवेलेंट होगा ये वाला। तो प्राइमरी साइड पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सिंपल इसका इक्विवेलेंट मॉडल जो है वो कर सकते हो। तो आगे सिंपल आपने लोड कनेक्ट कर लेना है, तो ये आपके पास क्या ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट मॉडल होगा। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो सिमुलेशन है वो आपको मैटलैब सिमुलिंक में मैं जो इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ। ठीक है, सिमुलेट करके हार्डवेयर में फिर आप लोगों ने जो है वो खुद करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर मैटलैब सिमुलिंक की तरफ चलते हैं और सिमुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट बेसिकली हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैटलैब को सर्च कर लेते हैं। मैटलैब ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, सो ये मैटलैब ओपन हो गया। यहाँ से हम लोग जो है वो सिमुलिंक को ओपन कर लेते हैं। सो ये विंडो ओपन हो गई, यहाँ से फिर हम ब्लैक मॉडल जो है वो उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक मॉडल ओपन हो गया है हमारे पास। तो इस सर्किट को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जो हो क्या क्या चाहिए है, फर्स्ट तो हमें एसी सोर्स चाहिए।
इसी वोल्टेज सोर्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर में आपको पता, आप लोग जो वैरिक यूज़ करोगे, वैरिक से बेसिकली आप वोल्टेज जो भी आपने सेट करना है वो सेट करोगे। ठीक है, तो अभी जो है वो मैं एसी वोल्टेज सोर्स लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सिमुलेशन में हमारे पास वैरिक की तरह की कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो हम जस्ट वोल्टेज सोर्स जो भी वो हम वहाँ से सेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम एसी सोर्स से सेट कर लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लैब्स में किया था। ठीक है, और वोल्टेज मेजर के लिए मुझे वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक चाहिए, हमें करंट मेजरमेंट ब्लॉक चाहिए। ठीक है, वो ले लेते हैं। इसका कंट्रोल सी कंट्रोल बी कर लेते हैं। सेकेंडरी साइड पे भी हमें जो वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक चाहिए। ठीक है, और ये वोल्टेज मेजरमेंट और करंट मेजरमेंट ब्लॉक हमें सेकेंडरी साइड पे भी चाहिए। ठीक है, इस तरह। और हमें क्या चाहिए, हमें RLC ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे सीरीज़ RLC ब्रांच बेसिकली आप यूज़ कर लें, क्योंकि हमें अच्छा अब इसमें बेसिकली मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये सीरीज़ RLC ब्रांच में बेसिकली क्या है कि RLC तीनों आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है, लेकिन हमें रजिस्टर चाहिए, यहाँ इंडक्टर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। तो आपने डबल क्लिक कर लेना इस पर। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल ब्रांच की टाइप है। ठीक है, तो ब्रांच यहाँ से आपको अगर किलर रजिस्टिव ब्रांच चाहिए तो आप सिंपल रजिस्टिव पे कलेक्ट करोगे और ओपन कर दोगे, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हो। और वैल्यूज़ हम एंड पे सेट करेंगे। अभी जस्ट हमने आर सेलेक्ट की है ब्रांच में, तो ओके कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टिव एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे इंडक्टर चाहिए, तो मैं सीरीज़ RLC, अगर मैं RLC सिंपल लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं सीरीज़ RLC को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इसी को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे स्टार्ट में क्या चाहिए है, कंट्रोल R कर लेता हूँ, उसको रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, मतलब एक रजिस्टर और एक इंडक्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ, ये रजिस्टर, और अगर इसको मैं डबल क्लिक करके इसको इंडक्टर, अच्छा ये मैंने लोड बेसिकली यूज़ कर लिया, सॉरी लोड हमने नहीं करना, हमने ब्रांच बेसिकली यूज़ करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, तो सीरीज़ RLC ब्रांच करनी है, हमने लोड यूज़ कर लिया था, तो ये सीरीज़ RLC ब्रांच बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। लोड जो है वो हम एंड पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। ठीक है, तो इसको सिंपल मैं क्या करता हूँ, इंडक्टिव यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल R से ही जो है वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इनको जो है वो आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है, एक रजिस्टर और इंडक्टर बेसिकली क्या आपके पास इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, सीरीज में यूज़ कर लेता हूँ आपका रजिस्टर और इंडक्टर। तो इसको सिंपल जो है वो इंडक्टिव ले लेते हैं और आप इसमें कनेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है,
इसके अलावा मुझे जो है वो एमीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कर देते हैं। पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं और ये वोल्ट मीटर हम वो पैरेलल में कर लेते हैं। तो इसको आप रीनेम भी दे सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज मेजरमेंट ये बेसिकली आपको क्या देगा, प्राइमरी वोल्टेज, इसको मैं वीपी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह इसको जो है वो मैं क्या करता हूँ, आईपी का नाम दे देता हूँ, क्योंकि प्राइमरी करंट। अच्छा, आरएमएस का ब्लॉक भी चाहिए, तो आरएमएस यूज़ कर लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस किया था। आरएमएस की सेटिंग चले हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके 3 ब्लॉक्स यूज़ करना है। फ्रिक्वेंसी हमने जो है 50 सेट करनी है, क्योंकि हमारे आपको पता पाकिस्तान में जो 50 स्टैंडर्ड चलती है। और इनिशियल वैल्यू हमने कोई नहीं लेनी, और सैम्पलिंग टाइम जो है 0.01 कर लें, क्योंकि हमने सिमुलेशन को थोड़ा जल्दी रन करना है। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, उसके अलावा मुझे पावर भी मेजर करनी है, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है। उसके लिए मैं पावर मीटर ले लेता हूँ, इसको वाट मीटर भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये यूज़ कर लेता हूँ। अब इसको मैं आरएमएस कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको पता है हमें डिस्प्ले ब्लॉक भी चाहिए, तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। डिस्प्ले है आपके पास, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी, और हमें वो ब्लॉक चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक जो है हम लोग इसको भी यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब आरएमएस को डिस्प्ले करने के लिए मैं डिस्प्ले ब्लॉक भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइमरी वोल्टेज आ रहे होंगे, आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, इस तरह करंट हमें चाहिए, करंट के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ आरएमएस और डिस्प्ले का ब्लॉक। ठीक हो गया। और सेम मैं इसको भी वैसे ही नाम दे देता हूँ, इसका क्या नाम है, सीज़ारुल से, तो ये बेसिकली मैं इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम है, ये हमारा है जी आरसी ओवर ए स्केयर और एक्सएम ओवर इसका, तो आरसी का नाम है, इसको चला दे देता हूँ आरसी। ठीक है, और इसको जो है वो इस तरह एक्सएम का नाम दे देते हैं, तो आपके जो है वो कोर के मैग्नेटाइजिंग एलिमेंट हैं। ठीक हो गया, तो इसको थोड़ा सा अब हम और ठीक हो गया। ये प्राइमरी साइड पे हमने कर लिया है। अच्छा, वाट मीटर को चलेगा बाद में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंडरी साइड पे ज़रा आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास क्या है, और इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ REQS। ठीक है, इसका और इक्विवेलेंट सेकेंडरी इसका नाम दे देते हैं
और एक्स इक्विवेलेंट सेकेंडरी। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। और अभी हमें सेकेंडरी साइड पे अगर हम लोग कनेक्शन कर लें तो ये तो ट्रांसफार्मर आपका ये बेसिकली कोर को डिनोट कर रहा है। ये बेसिकली इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग आपके पास है, जैसे आपने सर्किट जो है वो रेस देख चुके हो। तो आगे जस्ट हमने क्या करना है, लोड कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं RLC। हमें क्या चाहिए, सीरीज RLC ग्राउंड चाहिए। हम क्या करते हैं, अच्छा अब एक तो आपने नो लोड पे वोल्टेज देखना है, मतलब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ओपन छोड़ दें। ठीक है, और यहाँ सिंपल वोल्ट मीटर लगा लें, तो वहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो बेसिकली भी नो लोड वोल्टेज होंगे। वो जो करंट बेसिकली फ्लो कर रहा होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी साइड का करंट आ जाएगा नो लोड का केस में। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, ज़ीरो आएगा आपके पास। ठीक है, अगर लोड करेक्ट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है आपका, ओपन सर्किट में आपका करंट ज़ीरो होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.00 समथिंग, शायद कुछ थोड़ा बहुत करंट वाइंडिंग की वजह से आ रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो आएगा आपका नो लोड के केस में। ठीक है, तो वो आपको पता है। ठीक है, पहले आपने क्या करना, नो लोड की वैल्यू को मुझे कर लेना है। ठीक है, तो मैं सिंपल लोड के साथ आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं चले रजिस्टिव लोड ले लेता हूँ, तो इसको जस्ट मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करके इसको R कर देता हूँ, इसको नाम मैं देता हूँ लोड का। ठीक है, और इसको कंट्रोल R कर देते हैं रोटेट करने के लिए। अच्छा, अब सेकेंडरी साइड के वोल्टेज और मुझे करंट चाहिए, उसके लिए मुझे एमीटर चाहिए, जो कि मैं सीरीज़ में लगाऊंगा। ठीक है, और इसको सिंपल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो लोड है, और लोड के पैरेलल में बेसिकली आपके पास क्या वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये इसको बाद में कर देते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। लोड के पैरेलल में हम लोग जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने ये जो है वो, ये आपके पास क्या वोल्ट मीटर। ठीक है, तो RMS चाहिए, तो मैं RMS का ब्लॉक यूज़ कर लेता हूँ। उसको डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले का ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास वोल्टेज। ठीक है, और उस वोल्टेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें डिस्प्ले ब्लॉक चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज आ जाएंगे अंडर रेजिस्टिव लोड। ठीक है, और इसको मैं नाम, इसको भी नाम चेंज कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देता हूँ, सॉरी कंट्रोल D कर लेते हैं, इसको मैं IS का नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास क्या सेकेंडरी करंट है। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ वोल्टेज का, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, इसको मैं नाम देता हूँ IS का। ठीक है, सेकेंडरी सॉरी ये वोल्टेज है, तो इसको मैं VS का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या रह गया, क्योंकि हमें एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है, तो हम पावर मीटर भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमें चाहिए, तो इसको सिंपल मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ करंट के साथ, और ये आपके पास क्या है, वोल्टेज के साथ। ठीक है,
और RMS का ब्लॉक सोर्स कर लेते हैं, इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इस तरह आउटपुट को चाहिए था इसको, तो पावर को डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होगा, पावर आ जाएगी कौन सी, इनपुट की पावर। ठीक है, और इस तरह आपके पास जो है वो सेम काम हम लोग जो है वो सेकेंडरी साइड पे कर लेते हैं। इसी को सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ, करंट को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और वोल्टेज को वोल्टेज के साथ ये आपके पास ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पी आउट आएगी, आउटपुट पावर। इसको मैं पी आउट का नाम दे देता हूँ, पी ओ का चले नाम दे देते हैं, कैपिटल पी ओ। यहाँ पे आउटपुट पावर आ जाएगी और ये इनपुट पावर है। तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी ट्रांसफार्मर की। मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमारा सर्किट कंप्लीट है। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल हमने जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये आपने सीरीज़ में कर दिया, लोड कनेक्ट कर दिया और सब इनपुट दे दिया। ठीक है, और सिंपल वोल्टेज और करंट मेजरमेंट्स के लिए हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ यहाँ पे बस मिस है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सॉल्वर चाहिए। तो उसके लिए मैं सॉल्वर को सर्च कर लेता हूँ, पावर GUI के नाम से। ठीक है, इसको डिटेल के साथ मैं प्रीवियस बता चुका हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। तो ये सॉल्वर है क्या। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, सो अभी जो है वो सर्किट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग जो है वो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को जो है वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इनपुट सोर्स की बात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो 120, क्योंकि आपके पास ट्रांसफार्मर जो आप यूज़ करोगे वो 127 को 50 में करेगा। ठीक है, तो 127 आपको जैसे मैंने बताया कि हम 127 से थोड़ा लेस ही जाएंगे, हम सेफ जोन में रहते हैं, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर को अगर हम उसकी करंट और वोल्टेज रेटिंग हम ज़्यादा अप्लाई ना कर दें, उससे क्या होगा, उसकी वाइंडिंग बर्न ना हो सकती है। तो सिमुलेशन में तो कुछ नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली आपको पता है कि जब हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बर्न आउट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल जो आप यहाँ वो वहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ करोगे, हम उसी को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 120 अब क्योंकि हमने 120 RMS सेट करनी है, तो ये बेसिकली पीक होगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, SQRT। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। तो ये बेसिकली आपको क्या करेगा, 120 RMS वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ये वोल्टेज वाले ब्लॉक में। ठीक है, तो यहाँ सिंपल उसका एग्जैक्ट इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लें, उसके रिस्पेक्ट से पीक RMS 120 आ जाएगी। जैसे आपको प्रीवियसली मैंने बताया था वही आपने सेम काम करना है। या सिंपल अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 से जो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 120 RMS आपको शो कर देगा। और फ्रीक्वेंसी जो है हमें 50 हर्ट्ज सेट करनी है, जो कि हमारे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है, जैसे प्रीवियसली हमने सेटिंग की थी। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स की सेटिंग होगी। ठीक है, ये इनकी हम लोग नहीं करते। ठीक है, एमीटर और वाटर मेजरमेंट और करंट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, RMS की हमने सेट कर ली थी। ठीक है, पावर मीटर पे हमने करनी है। ठीक है, 50 हर्ट्ज आपके पास फ्रिक्वेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने जो भी इक्विपमेंट फिर यूज़ करना है उसकी भी आपने फ्रिक्वेंसी जो 50 ही सेट करनी है। ऐसा नहीं करना कि 50 पे है और जो कोई और इक्विपमेंट 60 पे हो रहा हो। ठीक है, 50 ही सेट करनी है, फिर आपके पास एक्यूरेट जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। और सैम्पलिंग टाइम हमने कितना रखना था, 0.001, तो वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह RMS की हम लोग कर चुके हैं।
ठीक है। बाकी आउटपुट पे भी हम कर लेते हैं 50 हर्ट्ज़ पर मीटर 0.001 ठीक हो गया। इसके अलावा ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब एक और चीज़ है, ये तो अब हमने सेटिंग सारी कर ली है। अच्छा, अब हमने आर सी एक्स एम इनके वैल्यूज़ को बेसिकली सेट करना है। तो उसके लिए आप लोग याद रखें, अगर मैं सर्किट की तरफ आपको लेके जाऊँ। अच्छा, अब सिंपल आपने क्या करना है, जो आर सी की वैल्यू लेनी है, ठीक है, वो क्या करनी है। अब जो भी आपने प्रीवियसली जब आपने ओपन सर्किट टेस्ट किया था उसमें आपने आर सी की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है, उस आर सी की वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है ए स्केयर पे। ठीक है, तो ए स्केयर से डिवाइड करके जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो बेसिकली आपने वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी है सिमुलेशन में। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी, अब मैंने जो कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस की, आर सी ए स्केयर से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ रही है 1.08। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही होंगी, जो प्रीवियस आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंगली आपने जो वो कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। सॉरी, 1.08 1.0805 इंटू ई की पावर +6, ये पूरी वैल्यू है। सॉरी, वो रॉन्ग थी पहले। ये पूरी वैल्यू बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस की जो मेरी वैल्यू आ रही है 1.0805 इंटू E+6, ये बेसिकली मेरी वैल्यू आ रही है। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको डिवाइड करने के बाद वो आपने सिंपल यहाँ पे लिख लेना। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर एक्सएम की बात करें तो एक्सएम की तरफ चलते हैं। अब एक्सएम की वैल्यू, अच्छा, अब वहाँ पे हम लोग इंडक्टर एल एम की वैल्यू बेसिकली करेंगे। तो हम एल एम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, एक्स एम को अगर हम डिवाइड कर दें 2 पाई एफ के साथ, क्योंकि आपको पता है कि एक्स एम इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ एल। ऐसा ही है, वहाँ से अगर हमने इंडक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स एम ओवर 2 पाई एफ। तो 2 पाई इंटू एफ हमारे पास क्या है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, तो उससे मैं अगर डिवाइड करूँ 2 पाई एफ के साथ, इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एल एम की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर एल एम को हम क्या करेंगे, सिंपल ए स्केयर के साथ डिवाइड करेंगे। मतलब आपने करना है एक्स एम, जो भी आपने प्रीवियस आपके पास वैल्यू थी एक्स एम की, ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पाई एफ के साथ। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसको सिंपल सिंपल आपने करना है फिर ए स्केयर के साथ डिवाइड कर देना है। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको फिर आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2866। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जो मेरी वैल्यू आ रही है एक्स एम की वैल्यू जो आ रही है वो मेरी आ रही है 2866। तो ये बेसिकली एक्स एम की वैल्यू आपने अपनी कैलकुलेट करनी है। 2866 हेनरी बेसिकली आ रही है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह आपने जो है वो आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट सेकेंडरी की वैल्यू जो है सेट कर लेनी है। वो आपने कैसे करनी है, तो ये सिंपल आपके पास जो भी आपके पास आर पी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, मतलब जो आपके पास आर ओ वन आपने प्रीवियस फाइंड किया था, आर ओ वन, ठीक है, वो आपके पास आर पी आर वन कह लें, वो है, उसको डिवाइड कर देना स्केयर के साथ और प्लस कर लेना जो आपका आर ओ टू आ रहा था प्रीवियस शो सर्किट टेस्ट में। ठीक है, तो इसको आप सिंपल ऐड करोगे तो आपके पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी की इस तरह एक्स इक्विवेलेंट क्या करोगे, उसके लिए आपने क्या करना है, पहले एक्स वन को डिवाइड कर देना है 2 पाई एफ के साथ। इस तरह एक्स टू, जो आपका एक्स ओ टू है, उसको डिवाइड कर देना 2 पाई एफ के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल टू की वैल्यू और एल वन की वैल्यू, और एल वन को आपने डिवाइड कर देना ए स्केयर के साथ, प्लस एल टू कर लेना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्विवेलेंट आ जाएगा सेकेंडरी का। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपने सिंपल क्या करने फिर यहाँ पे पुट कर लेनी है। तो मैंने सारे कैलकुलेशन की हुई हैं करके, जो मेरी वैल्यू और इक्विवेलेंट सेकेंडरी की आ रही है वो बेसिकली मेरे पास आ रही है 5.1156। तो ये मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर लेता हूँ,
पुट कर लेता हूँ, और जो मेरी एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.54278। ठीक हो गया, अप्लाई कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी बेसिकली क्या है, सारी सेटिंग भी हमने कर ली है, सर्किट भी हमारा कंप्लीट है। ठीक है। अच्छा, पर एक चीज़ यहाँ पे रह गई है जिसकी हमने सेटिंग की थी, हमने लोड नहीं सेट किया। तो लोड फर्स्ट हम रेजिस्टिव ले लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टिव लोड की जो वैल्यू है वो मैं सेट कर लेता हूँ, चलें 1100 ओम सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लोड की वैल्यू कनेक्ट कर सेट कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारा सर्किट कंप्लीट है। तो अभी मैं इसको जो है वो रन करता हूँ, इसको 3 सेकंड तक कर लेता था ताकि हमारा टाइम कम लगे। इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये कंपाइल हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने सारी कैलकुलेशंस की थी, ये मैंने आर एक्स एम आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की थी। जो मैंने बेसिकली ट्रांसफार्मर यूज़ किया है वो बेसिकली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट से जो है वो सारी वैल्यूज़ मैंने ये यूज़ की हैं। ठीक है, तो आपने जो आपका ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो आपने अगर स्टेप डाउन यूज़ किया हुआ है लैब में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तो वो आपने यूज़ पुट करनी है। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर बेसिकली आएगा वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। तो मेरे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है तो सेम अब 120 बेसिकली मैंने इनपुट पे अप्लाई किया है, तो आउटपुट पे मेरे पास क्या आना चाहिए, 120 आने चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने लोड यूज़ किया, जैसे कि मैंने बताया है कि जब भी हम लोड यूज़ करेंगे, आपका रजिस्टिव लोड है, तो आपके वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। तो मेरे कितने तकरीबन 2 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, मतलब कि मेरा फुल लोड क्या आ जाएगा, नो लोड से कम है। तो मेरी बेसिकली जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो आप सिंपल वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर सकते हो। ये मेरे पास क्या है, वी फुल लोड वैल्यू हो रही है बेसिकली। अब नो लोड के केस में आपके पास 120 ही आएगी, अगर आप ये लोड यूज़ नहीं करते। ठीक है, सिंपल आप लोग अगर फाइंड करो तो आपके पास 120 आएगी। तो 120 माइनस दिस डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, जो आपके पास है वी नो लोड। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी। उसको मल्टीप्लाई कर दो 100% के साथ, तो आपके पास परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी। तो इस तरह आपने 3 बार जो है रजिस्टिव लोड को चेंज करना है, 3 वैल्यूज इसकी आपने लेनी है। फिर आपने जो है वो कैपेसिटिव लोड यूज़ करना है। तो सिंपल आप इसको क्या करो, डबल क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास मिक्स लोड होते हैं, प्योर इंडक्टिव या प्योर प्योर कैपेसिटिव या प्योर रजिस्टिव नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, तो अब अगर इंडक्टिव लोड है तो उस केस में भी क्या होगा, साथ में हमारे पास रेजिस्टेंस भी होगी उसकी। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, एल सी बेसिकली ले लेते हैं, एल सी ब्रांच। तो यहाँ इंडक्टर की वैल्यू कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसे अगर यही है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं वैल्यूज़ को, अप्लाई और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन गया है, ये मिक्स लोड है बेसिकली। ये कंसीडर होगा आपके पास ये एल सी, सॉरी मैंने कर लिया हमने आर एल करना था। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल इंडक्टर की वैल्यू मैं यही सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अगर सपोज आपके पास लोड है, ये अब प्रैक्टिकली ये कंसिडर होगा आपके पास इंडक्टिव लोड। तो क्योंकि आपके पास जो इंडक्टिव लोड है, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। तो ये आपके पास क्या इंडक्टिव लोड, इसमें जो वैल्यू सेट कर लेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास फिर वोल्टेज रेगुलेशन आएगी। इसको आप रन करके देखोगे। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास आएगी वोल्टेज रेगुलेशन। इस तरह अगर आप कैपेसिटिव यूज़ करोगे, ठीक, कैपेसिटिव के केस में क्या होगा, आपके पास नेगेटिव में आएगी आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से आर सी भी कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या शो होगा, ये आपके पास क्या आ गया, कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ आपने सेट कर लेनी है, जो भी आपने सेट करनी है, जो भी आपने बेसिकली लैब में करना है। लैब में आपके पास डिफरेंट लोड्स हैं। ठीक है, तो उन लोड्स को आप क्या करोगे, अगर रजिस्टिव लोड आपके पास फिक्स हैं तो आप उसके सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन के साथ जो है वो लोड की वैल्यू को चेंज कर सकते हो।
तो जो लोड आपने बेसिकली वहाँ पे यूज़ करना है वो वही तीन वैल्यूज़ आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। इस तरह आपने सेम अगर तीन वैल्यूज़ कैपेसिटिव लोड की यूज़ की हैं तो वही आप यहाँ पे यूज़ कर लें, ताकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैच कर सकें, मतलब आपके जो मेजर्ड हैं और आपकी जो यहाँ पे सिमुलेटेड वैल्यूज़ हैं वो मैच कर सकें। यहाँ पे तो आपके पास आइडियल सिनेरियो आएगा, आइडियल वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है आपके पास। ठीक है, तो ठीक है, इसको अगर मैं रन करूँ तो जैसे मैंने आपको कहा था, अब फुल लोड कैपेसिटी के केस में क्या होता है, आपके पास जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या आ रही होती है, नेगेटिव आ रही होती है। तो अब देखो आपके पास वी नो लोड पे 120 आएगा जो हमने, लेकिन वी फुल लोड पे आपके पास क्या आ रहा है 126। तो आपके पास फिर क्या वैल्यू आएगी, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो परसेंटेज में देखो 3 से 5% या 3 से 8% के करीब करीब है। इसका मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर है वो अच्छी क्वालिटी का है जो आप यूज़ कर रहे हो, अच्छा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अगर आपकी वो 3 से 5 या 3 से 8 के बिटवीन नहीं आती, मतलब 10 से या अबव आती है, इसका मतलब उसमें लॉसेस ज़्यादा है आपका ट्रांसफार्मर में। ठीक है, मतलब उसका उसमें हम अगर लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इससे आप इक्विपमेंट की भी लाइफ का जो है वो बता सकते हो, आपका इक्विपमेंट जो है वो किस तरह का, कितनी तरह, अगर आपके वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिनिमम है तो आपके पास क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर अच्छा है और उसकी लाइफ भी वो अच्छी और ज़्यादा देर वो ट्रांसफार्मर जो आपका यूज़ हो सकता है आगे फर्दर। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या चाह रहे होते हैं कि हमारी वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम आए और हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़े। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन तो आप कर लोगे, दूसरा के साथ में एफिशिएंसी भी आपने जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए सिंपल आपके पास हमने पावर मीटर यूज़ किया है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, अब आपके पास इनपुट की पावर आ रही है 1.559 और आउटपुट आ रही है 1.538। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आउटपुट की पावर इनपुट की निस्बत कम है। ठीक है, तो आउटपुट पावर डिवाइड कर दोगे इनपुट पावर के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आ जाएगी कि इस ये अगर लोड हमने यूज़ किया है तो इस टाइम पे जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो बेसिकली क्या है, ये आ रही है। ठीक है, तो डिफरेंट लोड्स, अब जितना ज़्यादा लोड यूज़ करोगे अब उतना ज़्यादा बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप होंगे, उससे आपके पास क्या होगा कि एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो आपका डिफरेंट लोड पे आपका एफिशिएंसी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने क्या करना है कि इस जो केवलेंट मॉडल की जगह आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे अपना। ठीक है, जो आपने स्टेप शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट में यूज़ किया था। ठीक है, तो वो आप सिंपल वही ट्रांसफार्मर को यूज़ करोगे और उससे आप क्या करोगे, फाइंड कर लोगे प्रैक्टिकली सारी वैल्यू जो मैंने आपको बताया। टेबल बनेगा जिसमें 10 वैल्यूज आएंगी, एक नो लोड की, 3 रेजिस्टिव लोड की, 3 कैपेसिटिव की, 3 इंडक्टिव की। ठीक है, सेम फिर आपने सिमुलेशन करनी है, सिमुलेशन में भी केवल मॉडल यूज़ करोगे, उसकी सेटिंग करोगे जैसे सारी मैंने की है। ठीक है, और आप क्या करोगे, सेम आप नो लोड के केस में देखोगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर दोगे, फिर देखोगे, फिर आप सिंपल लोड्स कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो इस तरह 10 वैल्यूज़ आपके पास क्या आएंगी, आपके सिमुलेटेड वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने एफिशिएंसी और वाटर रेगुलेशन फाइंड कर लेनी है। ठीक है, और आपने फिर क्या करना, ग्राफ को प्लॉट कर लेना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।